नमस्कार दर्शकों, स्वागत आपका NVR 24 में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। हम बात करेंगे पालघर का सच और नामचीनों का झूठ के बारे में। महाराष्ट्र में मुंबई के करीब बसा कस्बा पालघर हमेशा ही पिछले कुछ बरसों से गलत कारणों के चलते चर्चाओं में आया है। अब की बार ये दो साधुओं की मॉब लिंचिंग के कारण और उनकी हत्या के कारण चर्चा में है। आइए जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में किन किन मामलों में पालघर चर्चाओं में रहा, क्या है इसकी डेमोग्राफी, यहाँ की सियासी हवा किस ओर बहती है। बता दें आपको कि पालघर के सांसद और विधायक कौन हैं। पालघर मुंबई से करीब 90 किलोमीटर दूर है। ये एक नगर पालिका है। यहाँ के सांसद और विधायक दोनों ही शिवसेना से ताल्लुक रखते हैं। यहाँ के सांसद अरुण गोवित हैं, जबकि विधायक अमित कृष्ण गौड़ हैं। फेसबुक टिप्पणी पर बरपा था हंगामा। पहली बार पालघर तब सुर्खियों में आया था जब 2012 में फेसबुक पर टिप्पणी के कारण यहां की दो लड़कियों को गिरफ्तार किया गया था। ये टिप्पणी उन्होंने बाला साहब ठाकरे के निधन के बाद शोक में पूरे महाराष्ट्र को बंद करने पर की थी। तीसरा, बड़े पैमाने पर विस्फोटक मिले थे। वर्ष 2016 में यहां बड़े पैमाने पर विस्फोटक मिले थे। ये विस्फोटक जमीन में दबा कर रखे गए थे और पुलिस के अनुसार इन विस्फोटकों की मात्रा 10 से 15 किलो के आसपास थी। चौथा, कहां है पालघर। पालघर मूल तौर पर कोंकण डिवीजन में आने वाला एक कस्बा है, जो कि पालघर जिले का प्रशासकीय मुख्यालय भी है। ये मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर स्थित है। बता दें आपको कि साक्षरता के लिहाज से बहुत आगे है पालघर। यहाँ की साक्षरता दर 77.52 है। इसमें पुरुषों की दर 81.2 और महिलाओं की 73.35% है। इस लिहाज से इसकी साक्षरता दर देश की दूसरी औसत साक्षरता दर से कहीं ज्यादा है। हिंदू आबादी सबसे ज्यादा, पालघर में हिंदू आबादी सबसे ज्यादा है, लेकिन इसके अलावा यहाँ जैन, बौद्ध और मुस्लिम भी पर्याप्त संख्या में रहते हैं। पालघर जिले की कुल आबादी 14.30 लाख के आसपास है, जबकि पालघर कस्बे की जनसंख्या 70,000 के आसपास है। यहाँ 2 साल पहले बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी शरणार्थियों को गिरफ्तार किया गया था। माना जाता है कि पालघर में काफी संख्या में बांग्लादेशी शरणार्थी रहते हैं। भारत की आज़ादी की लड़ाई में रहा है पालघर का एक मुख्य रोल। पालघर को साल 2014 में जिला बनाया गया। वैसे इस शहर का आज़ादी की लड़ाई में जो योगदान है, उसका इतिहास भी काफी समृद्ध है। 1942 में जब देश में असहयोग आंदोलन छिड़ा था, तब भी पालघर एक प्रमुख केंद्र के तौर पर उभर कर सामने आया था। अगला पॉइंट, टूरिज्म के लिहाज से भी अहम है पालघर। पालघर जिले में कई तरह के पुराने किले हैं। पर्यटन के लिहाज से ये महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ 10 से ज्यादा पुराने किले हैं। आज़ादी से पहले यहाँ बड़े पैमाने पर लकड़ी की स्मगलिंग भी हुआ करती थी। अगला पॉइंट, बुलेट ट्रेन का हुआ था बड़ा विरोध। प्रधानमंत्री ने बुलेट परियोजना का शिलान्यास किया तो उसका सबसे पहले और ज्यादा विरोध यहाँ के आदिवासियों ने किया। 12 जनवरी 2017 को यहाँ पश्चिम और मध्य भारत के करीब 1 लाख आदिवासी जुटे। आदिवासी एकता परिषद के इस सम्मेलन के जरिए मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना का विरोध किया गया। दरअसल आदिवासियों का विरोध इस बात पर था कि इस परियोजना से पालघर के 73 गांव के आदिवासी विस्थापित हो जाएंगे। इनमें से 2 गांव ऐसे भी हैं जो पहले से ही एक बांध के निर्माण के चलते विस्थापित हैं और दोबारा बसाए गए हैं। इन दोनों गांव के विस्थापित परिवार अभी भी सरकार द्वारा किए गए स्कूल, अस्पताल और जायज आर्थिक मुआवजे के वादे पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं। और अब मुंबई से 125 किलोमीटर दूर पालघर में एक भयानक घटना हुई है। गढ़चिंचले गांव के पास हत्यारी भीड़ ने 2 साधुओं और एक कार चालक को कार से खींचकर मार डाला। इनमें से एक 70 वर्षीय महाराज कल्पवृक्ष गिरी थे और उनके साथ ही सुशील गिरी महाराज और कार चालक निरेश तेलगने भी भीड़ की चपेट में आए। तीनों अपने परिचित के अंतिम संस्कार में सूरत जा रहे थे। मौके पर पुलिस पहुंच गई और भीड़ को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन भीड़ ने उल्टा पुलिस पर ही हमला कर दिया। पुलिस पीड़ितों को अस्पताल ले जाना चाहती थी तो भीड़ और उग्र हो गई। पुलिस की गाड़ी तोड़ दी गई। पुलिसकर्मी भी घायल हुए। किसी तरह अस्पताल लाया गया घायलों को, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित किया। महाराष्ट्र पुलिस ने हत्या के इस आरोप में 110 लोगों को गिरफ्तार किया है।
अभी कुछ और लोगों के भागकर पास के जंगल में छिपने की खबर है, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस को पता चला है कि व्हाट्सएप के जरिए अफवाह फैली थी कि बच्चा चोरों का एक गिरोह सक्रिय है जो कि मानव अंगों की तस्करी भी करता है। पुलिस पता कर रही थी कि अफवाह कैसे फैली और हत्या के दूसरे कारण क्या हो सकते हैं। पुलिस को अब बताना चाहिए कि जब ये अफवाह फैली थी तो उसको रोकने के लिए उन्होंने क्या किया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने ट्वीट किया है कि हमला करने वाले और जिनकी इस हमले में जान गई दोनों अलग धर्मीय नहीं हैं। बेवजह समाज के धार्मिक विवाद निर्माण करने वालों पर पुलिस और महाराष्ट्र साइबर को कठोर कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। अगर हत्यारी भीड़ अलग धर्म के लोगों की होती तब भी हमारा स्टैंड साफ था। हिंसा करने वालों के साथ कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए और उनके साथ खड़ा नहीं होना चाहिए। ये वो मानसिकता है जो घरों में लोगों को हत्यारा बनाकर रखती है, जैसे सांप्रदायिक आईटी सेल गिरोहों का समूह। अब बात करते हैं दशकों से पत्रकारिता और सिने जगत पर अपनी छाप छोड़ने वाले कुछ रसूखदार लोगों की। इनकी बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी और आने वाली पीढ़ी इन्हीं का अनुसरण करती है। यही वो लोग हैं जिन्हें मॉब लिंचिंग की परिभाषा तो बहुत अच्छे से पता है, या यूँ कहें कि अपनी सियासी महत्वाकांक्षाओं के वशीभूत इन्होंने परिभाषा ही बदल दी है। अपने आप को सेकुलर कहने वालों ने इसे धर्म का अमली जामा पहना दिया है। अब सवाल यह है कि जब इतनी बड़ी घटना घट गई तब ये चुप क्यों बैठे हैं? कोरोना काल में इनके पास तो काम में व्यस्तता का बहाना भी नहीं है, फिर क्यों जब एक संत को मारा गया तो ये मॉब लिंचिंग का शोर नहीं सुन पा रहे हैं? अब क्यों नहीं धर्म विशेष की नुमाइंदगी करने वाले, समाज के रक्षक और देश में डर का माहौल बताने वाले चुप्पी साधे बैठे हैं? वजह साफ है, पालघर की घटना इन्हें इतनी ख्याति नहीं देती जितना हिंदू मुस्लिम की बात करके सेंसेशन क्रिएट करना देता है। अब ये तो समझना होगा कि इन लोगों की विश्वसनीयता कितनी है, कितना पारदर्शी सोच रखते हैं हमारे आदर्श। इस एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए NBR 24, सत्य भी तथ्य भी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।